नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्विजेज चल रही हैं तो डे 7 यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं, चलिए अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस है, उसमें 3 पार्ट हैं और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तीनों पार्ट में तो आप नो एरर वाला ऑप्शन डी जो है वो चूज़ कर लीजिए। तो सेंटेंस है रोहित इज़ 2 ईयर जूनियर दैन मुकेश इन ऑफिस, है ना। तो इसमें बी पार्ट जो है ये इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है कि जूनियर दैन नहीं, जूनियर 2 का यूज़ करते हैं ना। किसी से जब कंपैरिजन होता है किसी भी व्यक्ति से तो वहाँ पे जूनियर 2 यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है एक ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो ब्लैंक स्पेस है कि गॉड इज ब्लैंक स्पेस, है ना। तो क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो इमिनेंट होगा, ठीक है। मतलब समथिंग जैसे गॉड होते हैं ना, तो गॉड निरंतर है, सर्वव्याप है, स्थायी है। तो इमिनेंट का मतलब भी वही होता है, समथिंग विच इज इनहेरेंट। तो गॉड इज इनहेरेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है आर्टिकुलेट, है ना। इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेट। तो डोमिनेट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, हेल्पर्स होता है या अनस्टडी होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब है यहाँ पे डिस्टिंक्ट, है ना। जैसे आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज, जैसे किसी पर्सन के बारे में अगर हम देखेंगे तो समवन हैज बेटर एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, है ना। तो स्पष्ट है कोई चीज़, तो वैसे ही डिस्टिंक्ट का मतलब भी स्पष्ट और एक तरीके से स्थायी चीज़ होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आर्टिकुलेट के लिए सही मीनिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगिश, वैगिश का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है ना। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं तो वैगिश का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट इसमें होगा वो होगा आपका सोलेम, है ना। ये वाला ऑप्शन डी जो है। वैगिश का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ कोई जैसे इंसान के प्रति यूज़ करेंगे तो चंचल प्रकृति का कोई अगर व्यक्ति है, और सोलेम का मतलब होता है कि जो काफ़ी गंभीर प्रकृति का है ना। तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक ईडियम है, आपको उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो बताना है। तो ईडियम है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो इसका क्या एग्जैक्ट जो है मीनिंग होगा, तो इसका मीनिंग जो हुआ वो ऑप्शन बी जो है टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब आग और पानी से गुजरना है ना, जिसे बोलते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो बी जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी डू नॉट अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, है ना। तो इसमें अग्री ऑन जो है ये वाला पार्ट अगर देखें आप तो ये कोटेड है। तो इसका जो इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना, इसको इम्प्रूव करने के लिए तो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी चीज़ के लिए अग्री अगर होने की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे अग्री टू का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है अग्री ऑन जो है वो गलत है, तो इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन वी डू नॉट अग्री टू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ द विंड, रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आपको मीनिंग बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो ये होता है गस्ट, है ना। और गस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो तेज हवा होती है ना, आंधी टाइप, जो काफ़ी तेज, तो वही है रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ द विंड। तो गस्ट उसको बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की फोबिया ऑफ डॉग्स, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो जो फोबिया ऑफ डॉग्स है उसको साइनोफोबिया बोलते हैं, है ना। ऑप्शन बी जो है जो कुत्तों से जो डर है उसको साइनोफोबिया बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की इनकरेक्टली वर्ड आपको जो है वो यहाँ पे स्पेल्ड कर मतलब जो है 3 तो सही होंगे, एक कोई गलत होगा। तो इसमें जो आपका बुलेटिन है ऑप्शन ये जो है ये गलत है। इसको जो सही लिखते हैं स्पेलिंग जो होती है वो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, BULLETIN, है ना। जैसे न्यूज़ बुलेटिन होता है ना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, तो ये वो वाला बुलेटिन है। यहाँ पे जो ए था ये गलत है, बाकी के जो 3 हैं ये सही हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक करेक्ट ऑर्डर जो है इनका चूज़ करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है ना, PRQS। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिमिट्स होती हैं टेलीग्राम में, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे R ये है, S ये है। तो इसमें ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करेंगे तो दिस विल बिकम अ मीनिंगफुल ऑर्डर। आप इसको करके देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चूज़ करना है। तो सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, ही सेड आई सॉ अ स्नेक हियर, है ना। तो इसका जो सही इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये वाला हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक देयर, ठीक है। तो ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म में आई का
ही हो गया और हियर देयर हो गया, है ना। तो और जो वर्ब के हिसाब से है उस हिसाब से ये सेंटेंस ऑप्शन ए जो है दिस विल बी करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की मोरालिटी इज, एक ब्लैंक स्पेस है, आपको इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे जो सही हम फिल करेंगे ऑप्शन, वो ऑप्शन बी जो है आइडेंटिफाइड, है ना। मोरालिटी इज आइडेंटिफाइड विद ethics and symbolizes the doctrine of actions right or wrong, recognized, rectified या फिर discussed जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको एक ब्लैंक स्पेस ही फिल करना है। तो इसमें सेंटेंस है कि पॉलिटिक्स इज द ब्लैंक स्पेस ऑफ एक्सपेडियंसी एंड नीड नॉट ऑलवेज बी राइट। तो जो सही ऑप्शन है नोशन, है ना, नोशन इसमें सही फिल हो जाएगा। और नोशन का मतलब जो होता है वो कोई चीज़ की जैसे धारणा या विचार होता है तो वो है, तो उस हिसाब से सेंटेंस आप फिल करेंगे तो दिस विल करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल, ऑप्शन डी जो है। मतलब जैसे एक बहुत ही प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति है जिसके पास कई चीज़ों का मतलब टैलेंट है ना, उसको स्किल्स पता है, तो वर्सेटाइल वर्ड जो होता है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रीपोजिशन आपको करेक्ट बनना है, तो कॉर्डन के साथ क्या यूज होगा। तो कॉर्डन के साथ यूज होता है कॉर्डन ऑफ, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कभी जैसे कोई स्टैम्पीड हो रही, कहीं पे भगदड़ मच रही है या कुछ ऐसे दंगा वगैरह हो गया तो पुलिस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये वर्ड काफी बार न्यूज में सुना जाता है। तो कॉर्डन ऑफ जो है करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा इसके साथ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो अब शुद्ध देखेंगे इसमें, तो जो ऑप्शन बी है उसने अनेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की, ये सही हो जाएगा, है ना। अनेकों लोगों से ये गलत हो जाएगा, इसलिए अनेक लोगों से इसलिए ये गलत है, और कई अनेक, जब कई है तो अनेक लगाने क्या मतलब है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम वर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। तो तत्सम शब्द संस्कृत से मिलते जुलते होते हैं, आपको पता ही है। तो ऑप्शन ए जो है त्वरित, है ना, त्वरित जो है तत्सम है। घाट, डाह और तेल जो है ये तद्भव के शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें शुद्ध वर्तनी आपको चूज करनी है, ठीक। तो इसमें ये देखिए प्रकृति, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है, बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जो उपसर्ग होता है अगर उसको किसी शब्द के आगे लगाते हैं तो उसका भाव बदल जाता है ना, उसका प्रकृति बदल जाती है। तो अगर स्पृश्य है ना, तो स्पृश्य में क्या लगा देंगे हम, अ लगा देंगे, ठीक, ऑप्शन सी जो है। तो अस्पृश्य जो है ये अ लगा दिया हमने, तो अस्पृश्य मतलब कि जिसको छुआ ना जा सके, तो वो विलोमार्थक उसका बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आकीर्ण, उत्कीर्ण, संकीर्ण नहीं होता, विकीर्ण जो है वो होता है। दूर दूर तक जो फैला हुआ मतलब स्कैटर्ड है ना, ऐसे 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 दूर दूर, तो विकीर्ण शब्द जो है वो यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द, एक ब्लैंक स्पेस है, फंक्शन है ना ये वाला, देखिए, is used to count the number of cells within arrange that meet the given criteria, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंड के अनुरूप रेंज के भीतर होते हैं। तो अगर सेल्स की नंबर हमको काउंट करना है तो यहाँ पे हम जो काउंट इफ फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है काउंट इफ यूज करेंगे तो किसी भी मानदंड के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको नंबर को काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वही चीज यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूजिंग ब्लैंक स्पेस वन कैन रिसाइज टैग डिजिटल इमेजेस ऑर्गेनाइज पिक्चर्स इनटू एल्बम्स बाय ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कैन एक्सपोर्ट द पिक्चर्स फॉर एक्सटर्नल यूज बाय ईमेल और प्रिंट, है ना। तो इसमें बेसिकली एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर ही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इमेज ऑर्गेनाइजर जो होता है ये अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके का सॉफ्टवेयर है तो इसके थ्रू आप पिक्चर्स को, है ना, रिसाइज, है ना, डिजिटल रूप में टैग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज एल्बम के रूप में, ड्रैग ड्रॉप, ये सब सारी फैसिलिटीज वहाँ पे होती हैं। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है इस प्रश्न में। फिर अगला देखते हैं कि इसमें से कौन सा उपकरण जो है डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर का मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दिस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। अगला है कि डेटा मतलब इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज, है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे कोई भी चीज़ हम जैसे कोई फाइल बनाते हैं, है ना, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी एक्सेल की शीट्स बनाए तो वो फाइल के रूप में एज अ फाइल सेव करते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू जब फंक्शन करता है तो कई सारे उसके स्टेप्स होते हैं ना, उसमें चीज़ों को ऑर्डरली मैनर में एग्जीक्यूट करता है। तो डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच और लॉजिक। तो जो लॉजिक होता है ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग का मतलब स्टेप होता है। प्रोग्रामिंग जब हम कोई कोड लिखते हैं ना तो उसमें ऐसे स्टेप्स देते हैं ना, सिंटैक्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। बाकी जो तीन ये डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेप्स ऑफ सीपीयू।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का कि जैसे फायर से बर्न है, ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होगा। तो जैसे फायर से बर्न है उसी हिसाब से आइस जो है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है ना। इसलिए बाकी के तीन जो है ये लॉजिक फुल ऑर्डर में नहीं है ये वाले, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी दिवाकर सेड हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन इज माई सन, सो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर। इस फिगर से अगर आप समझें इस प्रश्न को तो देखिए क्या कह रहा है कि एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, तो मान लीजिए ये वाले दिवाकर हैं और इन्होंने ये स्त्री की तरफ संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ, तो इस लेडी की माँ ये ऊपर वाली है, ठीक, और माँ का एकमात्र नाती, तो ये माँ है, उसका ये नाती मान लीजिए ये नीचे है, ठीक, तो इस लेडी का बेटा हुआ, ठीक। तो कह रहे हैं कि उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है, तो दिवाकर का ये पुत्र हो गया, ठीक। तो पुत्र ये लेडी की ये माँ थी, लेडी का ये बेटा है, तो दिवाकर की ये पत्नी ही तो हुई, ठीक है। तो दिवाकर का उस स्त्री से किस प्रकार संबंध है, तो ये जो आपका वाइफ है ये, ठीक, वाइफ का संबंध है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ठीक। ये देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 211 एक्स विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करें, तो मान लीजिए हम ये 6 ले लेते हैं, तो 2116 है ना, इसको अंडर रूट अगर करेंगे तो ये 46 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 211 ये जो 6 है, एक सेकेंड, 6 जो है ये x की वैल्यू भर दिया हमने, तो 46 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर डिडक्टिंग 12% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर 2508 इज लेफ्ट। तो ये क्या कह रहा है कि पहले किसी नंबर का 12% हमने काटा, तो मान लीजिए कोई नंबर 100 है, 100 का 12% कम करेंगे 88 हो जाएगा। अब 88 का 25% भी कम कर रहा है, तो मान लीजिए 88 अगर पूरी संख्या है तो इसका 25% निकालेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। 22 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाता है। तो अब 22 घटा दीजिए 88 में से, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो 66% की वैल्यू दे रखी है 2508, ठीक, ये वाली। तो हमको वही 100% की वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ पूछा था 2508 शेष बचा है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। तो प्रारंभिक संख्या हम निकाल लेंगे कैसे, यहाँ पे देख लीजिए 100% की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे कर लेंगे 2508, ठीक है, 66% की वैल्यू है ये 100, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 3800 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी ये वाला, ठीक। ये देखिए, ठीक है, सही हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो ये हुआ था 1991 में, ठीक है। ये देखिए जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस वी रामास्वामी, उनके अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट का मोशन जो है सबसे फर्स्ट टाइम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि 74th जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड था म्यूनिसिपैलिटीज का जो प्रोविजन है उसको इंसर्ट किया गया था 74th अमेंडमेंट से। तो इसका जो नोडल मंत्रालय है वो ऑप्शन डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो है, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर स्टेट द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज हेडेड बाई हुम, ठीक है। तो ये अंतर्राज्य परिषद की जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपका की जाती है जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, है ना, उनके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री नहीं होते, गृह मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण की स्वस्थान विधि नहीं है, ठीक। तो बायोस्फीयर रिजर्व, सीड बैंक, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और कम्युनिटी रिजर्व। तो अब देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा है सीड बैंक जो होता है ये एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और कम्युनिटी रिजर्व इतने बड़े होते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं जा सकते, तो दोज आर इन सिटू मेथड। और सीड बैंक है, इसको कहीं भी बना सकते हैं, तो दिस इज इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ऑप्शन डी बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के हैं। तो ये एक्चुअली जो चारों हैं ऑप्शन डी जो है ये वाला, चारों ही सही हैं। हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड और इंडो बर्मा, है ना, चार के चारों ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ें। फिर है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, है ना, ये कब इनैक्ट किया गया था, ठीक है, वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो 1974 में इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट को इनैक्ट किया गया था, ठीक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो अब
इसको नॉर्थ से लेके साउथ में अरेंज करना है तो ऑप्शन ए जो है 1432 इसके हिसाब से ये सही है। तो सबसे पहले काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद लद्दाख है, फिर है आपका जास्कर और फिर पीर पांजाल। तो ये शॉर्टकट भी होता है ऐसे, अगर मन में मेमोराइज कर लें आप KLZP, है ना, तो ये नॉर्थ टू साउथ का जो है करेक्ट सीक्वेंस होता है इन माउंटेन रेंजेस का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट आपको पेयर चूज करना है तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को, ये बिल्कुल ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये गलत है। फिर ये 3 नंबर है कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव्स, तो ये जो है तीसरा सही है। तो ऑप्शन इस हिसाब से जो बी वाला है ये सही है। और लक्षद्वीप जो है आपका वो सेपरेट करता है, सॉरी 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, है ना, इसको सेपरेट करता है, इंडिया एंड श्रीलंका नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है, 2 जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है पिछले प्रश्न का कि फिजिकल वीदरिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन, है ना, डिपेंड्स ऑन, तो वाटर प्रेशर, ठीक है, और एक्सपेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो पानी का दबाव अगर जैसे वाटर प्रेशर अगर पड़ता है तो किसी भी चीज़ जैसे कोई फिजिकल मान लीजिए रॉक है या वहाँ पे कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर है तो पानी का प्रेशर अगर बहुत एक्सेसिव पड़ेगा तो उसमें वीदरिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम वैसे एक्सपेंशन फोर्स, कोई भी चीज़ अगर रॉक या सॉइल ये सब चीज़ एक्सपैंड कर रही है तो उसमें भी वीदरिंग हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जो है इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी कभी ऐसे रॉक स्लाइड हो जाता है ना, लैंड स्लाइड वगैरह हो जाता है, तो उसमें ये वीदरिंग का प्रोसेस वहाँ पे भी देखा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है तीनों ही सही हो जाएंगे। फिर वही चीज़ अगला क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू कैटेगरीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जैसे कि बैंकिंग में जो लोन्स वगैरह अलॉट होते हैं तो अगर वो एक मतलब एस्टिमेटेड टाइम के बाद रिटर्न नहीं आया बैंक को तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो पहला है कि डाउटफुल एसेट्स, तो मोर देन 1 ईयर की जो वैल्यू हो गई है रिकवरी नहीं हुई है तो उसको डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं कि मतलब ये डाउटफुल है कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तो मोर देन 90 डेज एंड लेस देन 1 ईयर, ये जो कैटेगरी है ये होता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो 90 दिन से अगर ज़्यादा हुआ तो उसको एनपीए की ही कैटेगरी में डालते हैं। बट ये जो दो उसकी भी कैटेगरीज हैं, डाउटफुल एसेट्स और सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तो उनकी जो डेफिनेशन उसके सामने लिखी है तो दोनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। ऑप्शन बोथ द ऑप्शंस 1 and 2 आर करेक्ट। फिर वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मेजर कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स 1991 में हुए तो जो फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म माने जाते हैं तो 1991 से 2000 तक का जो एक ईयर था उसको माना जाता है, ठीक। तो इसमें अब कौन सा नहीं है ना उस कैटेगरी का, तो देखिए क्या है। पहला है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक, ये बिल्कुल था। फिर दूसरा है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, तो प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी है। फिर है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, बाहरी क्षेत्र में सुधार, ये वाला भी है। और जो चौथा है, चौथे में क्या कह रहे हैं कि समावेशी विकास और विकास, वही दो चीज़ है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ये वाला डी वाला ऑप्शन है ये एक्चुअली ये फर्स्ट वाला यही जो 1991 से 2000 का है इसका नहीं है, बल्कि ये उसके बाद 2002 से लेके 2007 तक का जो टाइम पीरियड था, है ना, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, उसमें ये वाला जो है टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका 10th जो 5 ईयर प्लान था उस समय के टाइम पीरियड का ये आपका ये प्रमुख निर्देशांक है मान लीजिए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक, ये देखा आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वर द मेन प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो जैसे जितने भी 5 ईयर प्लान थे तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो जो ये गरीबी हटाओ वाला था और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो पांचवा जो 5 ईयर प्लान था ये मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। आप हमें इसका टाइम पीरियड बताइए, पांचवा जो 5th ईयर प्लान था कब से कब तक था, कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामियान वैली इज लोकेटेड इन, तो बामियान वैली है आपका अफगानिस्तान में, ठीक, वहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट मूर्तियाँ वगैरह मिली है ना, घाटियाँ मिली, बुद्धिस्ट टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। तो जैसे आजकल अफगानिस्तान वैसे ही चर्चा में है तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तालिबानियों ने वहाँ पे काफ़ी मूर्तियों को भी खंडित वगैरह किया था काफ़ी टाइम पहले। तो बामियान वैली जो है अफगानिस्तान में है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिंटोइज्म रिलीजियस बिलीफ इज प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन ऑफ कंट्री, है ना, विच रीजन या कंट्री। तो ये प्रैक्टिस होता है जापान में, ठीक है। तो जैसे कई सारे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं ना, तो जापान में शिंटोइज्म नाम का एक रिलीजियस बिलीफ होता है, जैसे ताओइज्म होता है चाइना में, है ना, तो जैसे इंडिया में काफ़ी रिलीजियस बिलीफ्स है, जैन बौद्ध, तो उसी तरीके से शिंटोइज्म भी एक है, दिस इज प्रैक्टिस्ड इन जापान, ऑप्शन ए। फिर है कि सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इज लोकेटेड इन, तो ये है आपका अहमदाबाद में, ठीक। ये देखिए 8% लोगों ने ही सही माना है, देहरादून सब मान के बैठे हैं, देहरादून में नहीं है ये,
कई सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं आपको, ये अहमदाबाद में, इसको आप देखें। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट फंक्शंस अंडर, किसके अंडर में ईडी काम करता है? तो ईडी काम करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करता है ईडी, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, फिर है कि विच वेब सीरीज हैज वॉन द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो ये जो मिला है आपको स्कैम का, स्कैम 1992 की जो वेब सीरीज आई थी, है ना, जो सेंसेक्स वगैरह में हर्षद मेहता केस हुआ था, वहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह, तो उस पे ये बेस्ड है। तो ऑप्शन डी जो है इसको मिला है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड। फिर है कि अर्जुन MBT MK1A, ये क्या है ना, तो ये है एक युद्धक टैंक। ठीक है, बैटल टैंक है, ये डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। तो अर्जुन उसका नाम है, और MBT है ना ये मेन बैटल टैंक, और MK1A जो है इसका कोई वर्जन है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, इंडियन आर्मी यूज करती है इसको। फिर है कि करलापत वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो करलापत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ओडिशा में है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। फिर है लास्ट क्वेश्चन की प्लांट्स विच ग्रोन इन वाटर्स ऑफ हाई सैलिनिटी, तो इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, जो काफ़ी मतलब कि सलाइन वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पौधे ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। फिर यहाँ तक हमने ये पूरे 50 क्वेश्चन डे 7 के सॉल्व किए हैं। अगले आने वाले दिनों के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे, हमारे साथ तब तक बने रहिए। जय हिंद।